नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो आपका हाल ही में टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न था कि किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में गिरावट दर्ज की गई थी। तो इसका आंसर क्या है? 1961 से 1971 का दशक। इसमें यदि हम आंकड़ों पे नजर डालें तो 1961 में हमारा जो लिंगानुपात था वो था 941 और 1971 में कम घटकर 930 हो गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ हमको अभी जो 2011 की हमारी जनगणना है उसके आंकड़े साथ में लेते हुए चलना है। तो वो कितना लिंगानुपात है? 943। लिंगानुपात होता क्या है? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या, उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, वो भी जनगणना से ही था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है कि जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों की संख्या, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो कहाँ, यदि हम देखें कि सर्वाधिक कहाँ था, तो वो बिहार में है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो भी जनगणना से है कि मध्य जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे हमको ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है, जो कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार था हमारा 72.4%। क्लियर? इसी के साथ यदि हम शहरों की देखें तो शहरों का है 27.6%। ठीक है, ठीक। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम रही है? तो जनसंख्या वृद्धि दर हमसे बात की है, तो किसकी रही थी? इंदौर की। और यदि सबसे न्यूनतम करें तो मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम थी अनूपपुर जिले की। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। इसकी स्थापना, इनके मुख्यालय हमको बेसिकली उस पर काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश ट्राइफेड निम्न में से किससे संबंधित है? कि ये जो संस्था है ये किससे संबंध है? तो ये संबंध इसका है निवेश की सुविधा से। किससे? निवेश की सुविधा से। और हम इसके बारे में और जानें तो ये निवेश की सुविधा को बढ़ावा देता ही है। 2014 में जो मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति जारी हुई थी उसके तहत इसकी स्थापना हमने की है। और ट्राइफेड को जो नई औद्योगिक नीति है, एक नोडल एजेंसी के रूप में हमने इसका गठन किया था। आगे बढ़ते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के अग्रिम अनुमानों में मध्य प्रदेश का सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर मूल्यों पर कब का? 2011 और 12 के में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? तो यहाँ पर आपसे प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी पूछी गई, वो है 36.82%। तो हमको सेवा क्षेत्र की भागीदारी, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी, विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी और कृषि क्षेत्र की भागीदारी, इनके भी आंकड़े पे नजर डालनी होगी। आगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? तो यहाँ पर आपसे क्षेत्र पूछे गए थे कि मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो सबसे अधिक सोयाबीन हमारा कहाँ होता है? मालवा क्षेत्र में।
मध्य प्रदेश की और फसलों की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन, फिर गेहूँ, फिर चावल, मक्का, ज्वार, चना, कपास, गन्ना, इनका उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में होता है। इसके ही साथ में सोयाबीन की कुछ किस्में हम देख लें, किस्म पूछी जा सकती हैं, जैसे कि अंकुर, जवाहर, दुर्गा, पंजाब वन, गौरव, ये प्रमुखता से सोयाबीन की किस्में हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। इसमें भी उत्पादक क्षेत्र की बात हुई है, तो कहाँ, बीना, होशंगाबाद, रायसेन या भोपाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है होशंगाबाद। इसकी हम बात करें कि जो चने की फसल है उसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए होती है, तो हल्की बालुई मिट्टी की ज़रूरत होती है और ऊंचे तापमान की भी पकने के लिए ज़रूरत होती है। यदि इसकी हम बुआई की बात करें तो बुआई इसकी अक्टूबर माह के आसपास होती है और कटाई मार्च अप्रैल के समय में। यदि ये पूछा जाए कि चना है कौन सी फसल, तो हमको ये पता करना चाहिए चना रबी की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सकल बुआई क्षेत्र प्रति सकल संचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है। सकल बुआई क्षेत्र और संचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है, तो वो कहाँ, तो वो डिंडोरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई। कृषि विपणन बोर्ड, तो ये 1968 में हुई थी। अब कृषि विपणन बोर्ड काम क्या करता है, यदि हम उसको देखें, सबसे पहले तो राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है उसकी अनुशंसा पे हमने इसका गठन किया था। और करता क्या है, तो कृषि के उत्पादन के विक्रेता जो हैं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने, सही तौल के लिए व्यवस्थाएं करने और उत्पादक को उसी दिन मूल्य का भुगतान करने की व्यवस्था करता है कि तुरंत के तुरंत किसान को पेमेंट मिल जाए। इसके बाद हम बात करें तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो अंगूर के लिए फेमस जो जिला है वो है क्या है हमारा रतलाम, जिसको हम अंगूर नगरी भी कहते हैं। तो वहीं पे अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। मिट्टी की बात करोगे तो रेतीली मिट्टी अंगूर के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट योजना से क्वेश्चन है कि बलराम ताल योजना राज्य में कब आरंभ की गई थी। तो यहाँ पे हमको वर्ष पूछा गया है, तो वर्ष है 2007। उद्देश्य क्या था इसका, तो बलराम ताल योजना का एक था जल संरक्षण द्वारा स्थायी आधार पर कृषि गतिविधियों का सहयोग देना है। और योजना कहें तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू भी है। तो 2007 से चालू है, तो वो हमको याद रखना है। आगे आने वाला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थापित है। तो सोयाबीन कारखाना है वो उज्जैन में। इसी के साथ देखें तो सोयाबीन कारखाना संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जो आपका हम उसको शॉर्ट फॉर्म में फाओ भी बोल देते हैं, 2020 के उसके जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ब्राजील विश्व का सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है, यदि हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो। और मध्य प्रदेश में उज्जैन में हमने कारखाना स्थापित किया है। आगे देख, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। कृषि विभाग के द्वारा, तो ये कितने हैं, 5 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो 5 कृषि, और इसी तरह से आपसे कृषि जलवायु प्रदेश की भी पूछता है कि जलवायु प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है, वो देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम होशंगाबाद, दमोह, भोपाल, सीहोर, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा और सागर,
ये प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले मध्य प्रदेश के हैं। आगे आने वाला क्वेश्चन है कि जूट की वैकल्पिक फसल, जूट की जगह पे वैकल्पिक फसल मेस्टा है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में उगाई जाती है? यानी कि मेस्टा किस जिले में मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है इसका? तो हमको याद रखना है कि गुना में होता है। क्लियर? मेस्टा क्या है? तो मेस्टा एक प्रकार की रेशेदार फसल है, ठीक है। गुना, भिंड, अशोकनगर, रीवा और शिवपुरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ये उगती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परियोजना के पास भारत में सबसे बड़ा जलाशय मौजूद है? भारत में सबसे बड़ा जलाशय, तो ये है हमारी इंदिरा सागर परियोजना, ठीक है। इंदिरा सागर परियोजना के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। उद्देश्य यदि हम देखें तो ओंकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना के जो निचले इलाके हैं उसमें सिंचाई और उसी के साथ साथ बिजली की आपूर्ति भी कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे कि मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी कथनों पे हम बात करें कि मुरैना शहर का शीर्ष उत्पादक है, ठीक। दूसरा है कि रतलाम अंगूर का शीर्ष उत्पादक है। तीसरा, छिंदवाड़ा अदरक का शीर्ष उत्पादक है। और केला का शीर्ष उत्पादक क्या है? खंडवा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है कि कौन सा कथन सही नहीं है? केला, क्योंकि खंडवा केला के लिए प्रसिद्ध नहीं। केला के लिए कौन प्रसिद्ध है? वो हमारा बुरहानपुर। अभी पिछली बार हमारा ये क्वेश्चन बन भी चुका है। तो यदि हम बात करें खंडवा की, तो खंडवा प्याज के लिए उत्पादक शीर्ष उत्पादक देश है और प्रदेश है जिला, बुरहानपुर केले के लिए प्रसिद्ध है। आगे आने वाला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशत की कितनी वृद्धि हासिल की है? तो ये भी सीधा सीधा आंकड़ों से क्वेश्चन है कि हमको आंकड़े याद रखना है कि 10.12%। क्लियर? यदि प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हम देखें तो सबसे ज्यादा 37.43% का योगदान है। नेक्स्ट है कि इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? मतलब इसका हमने नेशनल हाईवे जो है उसका नंबर चेंज किया है। तो ये है 52, NH 52। इसी के साथ हम देखेंगे इसका पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था NH 12, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12। ये राजमार्ग कहाँ से? तो इस पर जयपुर, कोटा, भोपाल, जबलपुर और इंदौर जैसे महत्वपूर्ण जिले इसके रास्ते में आते हैं। आगे आने वाला क्वेश्चन भी राष्ट्रीय राजमार्ग का ही है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? इसमें नहीं में हमको देखना है कि NH 3 है, वो भी गुजरता है मध्य प्रदेश से, NH 12 गुजरता है, NH 7 गुजरता है, लेकिन NH 8 नहीं गुजरता। तो मध्य प्रदेश में यदि जो मुख्य गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी संख्या देखें तो NH 3, NH 52, NH 86, 75, 59A और 69 हैं जो मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। इसके अतिरिक्त ही उत्तर दक्षिण गलियारा जो दिल्ली से लेके आपका कन्याकुमारी तक है वो भी गुजरता है। हमारा अगला क्वेश्चन था कि इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये एक जो समिति थी हमारी, हमको समिति का नाम याद रखना है,
वो थी एसपी गुप्ता समिति, हमको ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है कौन सा जिला? तो ग्रेफाइट उत्पादन हमारा जिला है बैतूल, जहां सर्वाधिक ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। ग्रेफाइट की यदि हम बात करें तो किसका प्ररूप होता है? तो कार्बन का, और क्रिस्टल कार्बन परमाणुओं का एक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आता है? तो कहां पर है ये? तो ये उमरिया जिले में है बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1991। इसकी क्षमता कितनी है? तो 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन ये कर सकता है। विद्युत केंद्र जो है वो जोहिला नदी पर स्थित है। यदि कभी क्वेश्चन आता है कि इसको जल आपूर्ति कहाँ से होती है, तो वो जोहिला नदी से, या इसकी क्षमता सीधे सीधे आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है कि अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं अमृत मिशन, का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो किस चीज से संबंधित है? तो ये है शहरी अवस्थापना, मतलब शहरी क्षेत्रों से ये संबंधित। इस मिशन में यदि हम देखें तो प्रत्येक परिवार को जलापूर्ति और सीवेज कनेक्शन नल सुलभ हमको कराना है। क्लियर? तो ये शहरी अवसंरचना से संबंधित हमारा मिशन है। दूसरा है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका संबंध में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सम्मिलित नहीं है? तो हमारे मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी हैं अभी? तो 7। उसमें से कौन सी नहीं है? तो ये रतलाम नहीं है। 7 कौन कौन सी है उसकी हम बात करें तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन, ये 7 हमारी स्मार्ट सिटी हैं। इसके साथ साथ देखें तो ये योजना किसकी है? तो ये केंद्र सरकार की योजना है। कौन देखता है इसको? तो आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है वो इस योजना का कार्यान्वयन करता है। कब से शुरू हुई है? तो 2015 से ये प्रारंभ हुई है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ अभी आपसे खबरों में है सोलर सिटी। सोलर सिटी, तो उसके लिए हमको सांची का नाम याद रखना है, जिसको अभी हाल ही में सोलर सिटी बनाया है। क्लियर हुआ? आगे हम बात करें कि मध्य प्रदेश का एकमात्र राज्य जो किस खालिस्तान का उत्पादन करता है। हमको पता है कि मध्य प्रदेश एक चीज में मोनोपोली या एक अधिकार रखता है, तो वो है हीरा उत्पादन में। अभी तो देखें तो देश में कोयला रिजर्व के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है, और मध्य प्रदेश एकमात्र यूरेनियम खदान जो है वो कहाँ पर है? शहडोल में है। ठीक है। और रॉक फॉस्फेट कहाँ उपयोग होता है उत्पादन? तो झाबुआ में उत्पादन होता है रॉक फॉस्फेट का। नेक्स्ट है अधिकतम और न्यूनतम शहरीकरण वाले जिले, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शहरीकरण और सबसे कम शहरीकरण कहाँ पर है? तो दोनों का मेल देखना है हमको, तो वो है भोपाल और डिंडोरी। क्या? भोपाल और डिंडोरी। यदि भोपाल की बात करें तो इसमें 90.9% शहरीकरण हुआ है और डिंडोरी में 4.6%। तो हमको न्यूनतम और अधिकतम दोनों को देखते हुए चलना है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट से, कि बजट 2022-23 में मध्य प्रदेश के किस जिले के विमानतल को कस्टम नॉडिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया है? तो किसको किया है? वो है इंदौर का एयरपोर्ट। यदि हम बात करें तो इसमें होगा क्या? तो इसमें विमानतल से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा चालू होगी इंदौर से। हमारा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा
2022-23 के बजट में निम्नलिखित में से किसको पृथक बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो किसको पृथक किया है हमने बजट से? तो ये है चाइल्ड बजट। चाइल्ड बजट यानी बच्चों के लिए हम अलग से एक बजट का प्रावधान उसी में करते हैं। इस बजट में होगा क्या कि 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए हम बेहतर योजनाएं, उनके लिए बेहतर कार्य आदि को अंजाम दे पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे